ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 कब आया? 1 डे बिफोर बजट। इकोनॉमिक सर्वे का मेन थीम क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? लास्ट ईयर भी पढ़े थे आप लोग। इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर का जो ईयर था 25-26 का, उसका पूरा लेखा जोखा, आपका जीडीपी का ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन का ग्रोथ क्या है, एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ क्या है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, सेक्टोरल परफॉर्मेंस जैसे सर्विस का, इंडस्ट्री का, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सबके बारे में बताता है क्या? इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे बनाता कौन है, प्रिपेयर कौन करता है? इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर्ड बाय वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। वित्त मंत्रालय के भी अलग अलग डिवीजन है, जैसे कि गुड इवनिंग हिमांशी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये वित्त मंत्रालय के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है, और इसे लीड करते हैं जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जो चीफ प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो इसको लीड करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे को वित्त मंत्रालय द्वारा यहां बनाया जाता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो 1951 से इकोनॉमिक सर्वे 1964 में बजट के साथ क्लब था। यूनियन बजट, जो आपका सालाना बजट आता है, यूनियन बजट और आपका इकोनॉमिक सर्वे दोनों एक ही डेटा आता था। ठीक है, 1964 के बाद इकोनॉमिक सर्वे को सेपरेट कर दिया गया। 1964 के बाद इकोनॉमिक सर्वे को सेपरेट कर दिया गया, सो डैट हम लोग को ईयरली प्रोजेक्शन, बजट में हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोजेक्ट करते हैं कि बजट में इतना हम लोग का ग्रोथ होगा, इतना एक्सपेंडिचर हम लोग पर्टिकुलर उसमें विभाग के लिए रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए इतना रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए इतना रखे हैं, अलग अलग मंत्रालय के लिए अलग अलग हम लोग कितना आवंटन किए, एक्सपेंडिचर किए हम लोग। ठीक है, वो किसमें, बजट में प्रोजेक्शन करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग असेसमेंट करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। प्रोजेक्शन मतलब पहले भविष्य बताना, जो हम लोग बजट में करते हैं, और इसमें हम लोग असेसमेंट, जो कि हो चुका है उसका हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस बार जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है इस बार जो 2026-27 का जो प्रोजेक्शन है, वो है 6.8 से लेके 7.2%। 6.8 से लेके 7.2% का प्रोजेक्शन है। विद द प्रीवियस 2025-26 के यदि हम लोग उसमें जाते हैं, ग्रोथ में जाते हैं, तो वी अचीव्ड ऑलमोस्ट 7.4%। वी अचीव्ड ऑलमोस्ट 7.4%। ठीक है, हम लोग 7.4% अचीव किए। इस साल प्रोजेक्शन है कि 7.2, 7 पॉइंट हम लोग अचीव करेंगे। मतलब फॉर द लास्ट 3 इयर्स, फॉर द लास्ट 3 इयर्स हम लोग 7% के ईयर ऑन ग्रोथ पे चल रहे हैं, 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे चल रहे हैं। एंड इट इज मेकिंग आवर इकोनॉमी एज अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली, जो 7% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। कौन? हाँ हाँ, ले लो। 7% के हिसाब से, 7% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, यदि अगर हम लोग इस बार स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग कुछ चीजों में बांटते हैं। पहला होता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, कि जो आपकी आर्थिक और वो है व्यथा है, किस प्रकार है, इकोनॉमी की आर्थिक व्यथा किस प्रकार है। इसमें हम लोग जीडीपी ग्रोथ हुआ उसकी बात करेंगे, सर्विसेज कितना ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्री कितना ग्रोथ हुआ उसकी बात करेंगे। फिर जीडीपी ग्रोथ के बाद एक्सटर्नल सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ, जीएसटी में कितना ग्रोथ हुआ, इनकम टैक्स में कितना ग्रोथ हुआ उसकी बात करेंगे, एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ हुआ उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हेलो जी मैम बताइए, बोलिए। नो मैम, नॉट इंटरेस्टेड नाउ, है ना।
तो आप देखेंगे स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, दूसरा है फिस्कल प्रूडेंस एंड मैनेजमेंट, ये मैं सब आप लोगों को लिखवाऊंगा। फिस्कल प्रूडेंस एंड मैनेजमेंट, फिस्कल प्रूडेंस एंड मैनेजमेंट में सरकार के जितने भी रिवेन्यू हैं और सरकार के जितने भी खर्चे हैं उसकी हम बात करते हैं। सरकार के रिवेन्यू, सरकार के खर्चे, एक्सपेंडिचर, मतलब फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू डेफिसिट, बाकी जितना भी होगा ये आपका सरकार के रिवेन्यू और सरकार के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होगा वो हम लोग फिस्कल प्रूडेंस एंड मैनेजमेंट में करते हैं। तीसरा आता है मॉनेटरी मैनेजमेंट। मॉनेटरी मैनेजमेंट, मॉनेटरी मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली बात करते हैं इन्फ्लेशन की बात करते हैं और बैंकिंग सेक्टर में क्या बदलाव आया उसकी बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में क्या बदलाव आया उसकी बात करते हैं मॉनेटरी मैनेजमेंट में। मॉनेटरी मैनेजमेंट में होता क्या है, बेसिकली हमने बताया था आरबीआई का मॉनेटरी मैनेजमेंट कौन करता है, आरबीआई, जिसका पर्पस क्या होता है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी और उसके साथ साथ में इन्फ्लेशन कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट फोर्थ में देखते हैं एक्सटर्नल सेक्टर मतलब एफडीआई, एफपीआई, इसमें क्या असर पड़ रहा है, एक्सटर्नल सेक्टर में हम लोग देखते हैं क्या असर पड़ रहा है। और फिर उसके बाद मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे अदर सेक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। मतलब ये ओवरऑल ब्रॉड वो है टर्म्स में हम लोग कवर करेंगे। कुल मिला के इकोनॉमिक सर्वे में कितने चैप्टर है, टोटल 16 चैप्टर है। टोटल 16 चैप्टर है, 500-600 पेज का पीडीएफ, आप लोगों को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग कवर कर लेंगे टाइम बाय टाइम में। अभी पहले देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या मस्ट रीड है। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे क्या प्रोवाइड करवाता है आप लोगों को, मैक्रो इकोनॉमिक क्लैरिटी, जैसे कि आपका जीडीपी ग्रोथ कितना है मैंने बताया, इन्फ्लेशन रेट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। मैक्रो व्यापक आर्थिक स्पष्टता है। ठीक है, मुद्रास्फीति दर, राजकोषीय घाटे पर आधिकारिक डेटा प्रदान करता है। ठीक है, सेकेंड है ये आपकी पॉलिसी बनाने में मदद करता है कि बिहाइंड गवर्नमेंट डिसीजन। और इस बार जो पॉलिसी है बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी से ज्यादा ध्यान इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पे गया है गवर्नमेंट का। इकोनॉमिक पॉलिसी से ज्यादा ध्यान गवर्नमेंट का गया है अनसर्टेनिटी में। मतलब अब की जो पॉलिसी बनेगी वो रैशनल पॉलिसी, जैसे हम लोग हर बार पॉलिसी बनाते हैं तो राजकोषीय घाटा कम होना चाहिए, इन्फ्लेशन जो होना चाहिए कम होना चाहिए, ग्रोथ जो होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, रिवेन्यू होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, ये रैशनल पॉलिसी के अंडर में आता है। लेकिन इस बार जो सरकार का कंसर्न यह है कि ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की बात करता है। मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है, मतलब किस इकोनॉमी के पास ज्यादा वीपन है, किस इकोनॉमी के पास ज्यादा टैरिफ लगाना, ज्यादा सैंक्शन लगाने का पावर है, किस इकोनॉमी के पास प्रोटेक्टिव मेजर है। मतलब आप रैशनलाइजेशन से काम नहीं करेंगे, आप इससे काम करेंगे कि आपके पास कितनी आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं और कितना आपके पास वेपन है। अगर आप ज्यादा मजबूत देश हैं जैसे कि यूएस हो गया, यूरोप हो गया, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लीड करेंगे रादर देन पॉलिसी भले किसी और देश की अच्छी हो, लेकिन जिनके पास डेटरेंस की कैपेसिटी है, जिनके पास वेपन है, फाइनेंशियल वेपन या फिर न्यूक्लियर वेपन, वो ज्यादा अच्छे से स्टेबल रहेंगे। इसीलिए इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की बात की गई है। और जो नया टर्म लाया है इस बार, इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट, यूपीएससी पूछ सकता है स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट मतलब आपकी पॉलिसी रैशनल नहीं है, आपकी पॉलिसी है बेस्ड ऑन योर पावर, बेस्ड ऑन योर न्यूक्लियर पावर, बेस्ड ऑन योर सॉफ्ट पावर, बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल पावर, बेस्ड ऑन योर प्रोटेक्टिव मैनर, कि आप कितना सैंक्शन लगाते हैं, कितना टैरिफ लगाते हैं, सो दैट आप ग्लोबल ट्रेड को कितना इफेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, वैश्विक व्यापार को आप कितना इफेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे। ठीक है, तीसरा सेक्टोरल इनसाइट बताता है। सेक्टोरल इनसाइट जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ आया है आपके, इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ आया है आपके, सर्विसेज में कितना ग्रोथ आया है, और भी अदर सेक्टर जिसको हम लोग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं, आईआईपी,
हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अपने अभी तक पढ़े नहीं है उसके बारे में। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोपोर्शन में डिफरेंट सेक्टर होते हैं, सीमेंट, लाइट्स, फ्यूल्स, एनर्जी, उसके बारे में बताता है वो। और ये क्या है, सर्वे क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक है, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट बनाई है तो गवर्नमेंट क्या अपनी आकांक्षाओं को इसमें क्या करती, प्रदर्शित करती है, फोरकास्ट करती है फॉर द अपकमिंग ईयर विच इज क्रूशियल फॉर इन्वेस्टर, यस, पॉलिसी मेकर, यस, एंड स्टूडेंट, यस। इस बार फॉरेन टर्म्स में जो हमारा रुपीज है, जो फॉरेन टर्म्स में हम लोग देखेंगे तो जो हमारा रुपीज है वो डॉलर के मुताबिक गिरा है, ऑलमोस्ट 90 रुपए आ गया है डॉलर के मुताबिक। हमारा जो रुपीज है गिरा है, क्यों गिरा है, बिकॉज ऑफ एफपीआई आउटफ्लो, बिकॉज ऑफ एफपीआई आउटफ्लो, एफपीआई आउटफ्लो। क्यों, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया है, अपना पैसा को विड्रॉ कर लिया, निवेश कर लिया। क्यों नहीं, क्यों आउटफ्लो कर लिया है, रीजन इज डायनेमिक, डायनेमिक एल्गो ट्रेडिंग, डायनेमिक एल्गो ट्रेडिंग। मतलब हो यह रहा है कि हम लोग जब शेयर मार्केट ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम लोग एल्गोरिदम बेस्ड इतना प्रोडक्ट बना चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर आ चुके हैं मार्केट में, कि अब लोगों को इंडियन शेयर मार्केट पे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, इंडियन शेयर मार्केट पे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। और लोग कहां मूव कर रहे हैं, यूएस, ईयू और जापान, जिसकी करेंसी काफी स्टेबल है, यूएस, ईयू, जापान, जिसकी करेंसी काफी स्टेबल है। और हम लोग शेयर मार्केट एल्गो ट्रेडिंग की वजह से कंपटीशन इतना बढ़ा दिए जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और सबके सब एफपीआई आउटफ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन जो बोल रहे हैं कि डिजिटल एडिक्टिवनेस, डिजिटल एडिक्टिवनेस, ये एक बात की गई है कि जो यूथ का जो पोटेंशियल है, यूथ का जो पोटेंशियल है, यूथ का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, उसमें लगभग 9 से 10% हम लोग को गिरावट देखने को मिला बिकॉज ऑफ डिजिटल एडिक्टिवनेस। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पिछले 5 सालों में जो हम ग्रोथ करते हुए आ रहे थे, उसमें हमको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये एक चिंता का विषय है, डिजिटल एडिक्टिवनेस, डायनेमिक एल्गो ट्रेडिंग, इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर आवर इकोनॉमी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ऐसे मैं पहले बताया था, जो पहला चैप्टर रहता है इकोनॉमिक सर्वे वो क्या रहता है, वो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का स्थिति कैसी, उसका नेचर क्या है। तो देखेंगे इसमें लिखा है ग्लोबल ग्रोथ जो है रेजिलियंट है, मतलब सहन करने वाला है। ग्लोबली अगर देखेंगे हम लोग तो 3 से 3.3% का हमारा ग्रोथ है ग्लोबली, इफ यू लुक एट इट। 3 से 3.3% हमारा ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ है। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, रिस्क जो परसिस्ट है फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स, मैंने बताया था जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ज्यादा इकोनॉमी को वो करेगा, ऑर्गेनाइज और अपोजेस करेगा। ट्रेड फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल सही है, जो आपका व्यापार विखंडन है, मतलब ट्रेड फ्रेगमेंटेशन मतलब सब लोग अपने हिसाब से पॉलिसी लगा रहे हैं, सैंक्शन लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस, दिस इज द काइंड ऑफ रिस्क परसिस्ट फ्रॉम इकोनॉमी। ठीक है, देखेंगे इस बार का जो रियल जीडीपी है दैट इज 7.4%। इस बार का जो रियल जीडीपी है दैट इज 7.4%। 7.4% किसका है, 2025 का और 2026 का 7.4%। और जो अभी हम लोग एक्सपेक्टेड टू ग्रो है इस साल 2026-2027 में जो होने वाला है वो है 6.8% से लेके 7.2%। ठीक है, रेंज है, ये रेंज है। ठीक है, और मैंने बताया आप लोगों को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है, मतलब लोगों की जो खपत करने की क्षमता है, जो लोगों की डिमांडिंग पावर है। आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, आप लोगों को जीडीपी और जीवीए में डिफरेंस पता है, जीडीपी और जीवीए में डिफरेंस पता है आप लोगों को, जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, दोनों में अंतर क्या है। हाँ, किस में, जीडीपी में कि जीवीए में। ठीक है, बेसिकली देखो दोनों में डिफरेंसेस ये हैं, जीडीपी जो होता है, जीडीपी जो होता है वो एक्सपेंडिचर साइड से होता है, मतलब डिमांड साइड बताता है। जीडीपी जो होता है वो क्या बताता है, डिमांड साइड बताता है। और जीवीए जो होता है वो सप्लाई साइड बताता है।
सप्लाई साइड मतलब ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जीडीपी जो होता है एक्सपेंडिचर बताता है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर हम लोग इनकम मेथड, अगर हम लोग नेशनल इनकम देखेंगे तो नेशनल इनकम में हम लोग 3 मेथड किए थे, एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मेथड इज फॉर जीवीए एंड एक्सपेंडिचर मेथड इज फॉर जीडीपी। सिंपल, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखेंगे, दोनों का ऑलमोस्ट सेम आता है, बट कहीं ना कहीं डेटा रिलायबिलिटी के कारण, जैसे कि इसमें देखेंगे 7.4% हम लोग जीडीपी के हिसाब से अचीव किए और जीवीए के हिसाब से हम लोग 7.3% अचीव किए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो आपका परिवार है उनके जो खर्चे हैं वो देखेंगे, 7 पॉइंट ग्रू किया है। फिस्कल ईयर 26 मतलब 2025 2026, फिस्कल ईयर 26 मतलब 2025 26, अगर फिस्कल ईयर 27 होगा तो मतलब 2026 27, 26 27। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, जो आपका खर्चा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 61.5% ऑफ द जीडीपी, मतलब ऑलमोस्ट आपका 62% ऑफ जीडीपी, हाईएस्ट सिंस 2012, 2012 के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट है अभी। सपोर्टेड बाय, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन इस बार काफी लो गया है, ऑलमोस्ट 1.7% इन्फ्लेशन है, 1.7% इन्फ्लेशन है। कहां हम लोग इन्फ्लेशन 4%, 5%, 3% पे खेलते थे, इस बार इन्फ्लेशन 1.7% गया है, काफी लो इन्फ्लेशन है। तो लो इन्फ्लेशन विथ हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन विथ हाई ग्रोथ ये दिखाता है कि आपकी जो पॉलिसी है काफी रैशनल पॉलिसी है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा है, आपका जो प्रशासनिक खर्चा है, प्रशासनिक कार्य है वो काफी अच्छा है, रैशनल पॉलिसी है और एडमिनिस्ट्रेटिव इज वर्किंग इन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, राइजिंग रियल इनकम, बिल्कुल सही है। अगर लोगों की खर्चा करने की पावर बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली वो ये दिखा रहा है कि लोगों की जो आय है वो क्या है, बढ़ रही है। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इसका मतलब लोगों की आय भी बढ़ रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड फ्रॉम एग्रीकल्चर, बिल्कुल ठीक बोला कि एग्रीकल्चर डिमांड रूरल एरिया में बढ़ रही है, लेकिन इस बार एग्रीकल्चर में हम लोग को डाउनटर्न देखने को मिला है। एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 4.2% से 3.8% आ गया है, 4.2% 2024-25 में, और 25-26 में वो 3.8% आ गया है। ग्रोथ अच्छी है लेकिन डाउनटर्न देखने को मिला है, मतलब जो एग्रीकल्चर का जो अगर आप देखेंगे तो ग्राफ ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है एग्रीकल्चर का, और वहीं हम लोग को इंडस्ट्री और सर्विसेज में काफी अच्छे ग्रोथ देखने को मिली है। देखेंगे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 7.8% बढ़ा है, मतलब इसको हम लोग कैपेक्स भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलेंगे इसको। सस्टेनिंग अ 30% शेयर ऑफ जीडीपी ड्रिवन बाय पब्लिक कैपेक्स, जनता का जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एंड रिवाइविंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब आपकी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रही तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट भी प्राइवेट आप लोगों की बढ़ेगी, खपत बढ़ रही है तो निवेश भी बढ़ेगा, निजी निवेश भी बढ़ेगा, निजी खपत भी बढ़ेगा। ठीक है, ऑन द सप्लाई साइड मैंने बताया था, जीवीए मतलब सप्लाई साइड, सप्लाई साइड मतलब सर्विसेज आ गया, आपका इंडस्ट्रीज आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया। ठीक है, कितना ग्रोथ कर रहा है, सर्विस का इस बार काफी अच्छा ग्रोथ है, 9.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ठीक है, 9.1% ग्रोथ फॉर द फुल ईयर, मतलब आप इसको कोट कर सकते हैं कि सर्विसेज का 9.1% ग्रोथ है। यूपीएससी इसके ट्रेंड से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्विसेज रैपिडली बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है, सर्विसेज रैपिडली बढ़ रहा है। अगर यूपीएससी बोल रहा है कि एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है तो नहीं, एग्रीकल्चर गिरा है 4.2 से 3 पॉइंट, नहीं ग्रोथ है। ग्रोथ की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है हम लोग को, लेकिन उसका जो ग्राफ है वो क्या है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। ग्रोथ है हाँ, रैपिडली बढ़ रहा है नहीं, ग्रोथ होगा तो हाँ लिखेंगे, रैपिडली बढ़ रहा है तो नहीं। यूपीएससी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप लोग इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पूरा रीड आउट कर लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 4 से 5 क्वेश्चन आना तय है, कभी वर्ड्स टू वर्ड आते हैं या फिर कभी कभी इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे को भी नहीं दिख रहा, ये अच्छा ये लिखेंगे क्या, लिख लो। लिख लो आप लोगों को, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको लिख लो, नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, इसमें बोल रहा है जो ग्लोबल पॉलिसी है आपकी, जो मतलब जो वैश्विक स्तर पे जो नीतियां हैं, ये रैशनलाइजेशन के नाम पे नहीं बन रही। मैंने बताया था आपको, रैशनल पॉलिसी के हिसाब से नहीं बन रही। किसके हिसाब से बन रही है? सिक्योरिटी, कि आप कितने ज्यादा सिक्योर नेशन है और कितना ज्यादा आपके पास पॉलिटिकल विल और पावर है। सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन रादर देन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और रादर देन आप लोग मल्टीलेटरल कितना अच्छा, मतलब आप लोग दूसरे देशों से कितना अच्छा आप लोगों का व्यापार है, ट्रेड है, ठीक है, उस वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर क्या कर रहा है कि आप कितने ज्यादा सिक्योरिटाइज हैं और कितने ज्यादा आप पॉलिटिकली पावरफुल नेशन है उस। और इसमें मेनली किसका नाम आएगा? यूएस, ईयू, जापान, ठीक है, लिखा है ना, इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, कि आप कितना ज्यादा वैश्विक स्तर पे अपने देशों को मतलब अपने देशों की पॉलिसी से दूसरे देश की पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। अगर यूएस कुछ डिसीजन ले रहा है तो बहुत सारे क्या बोलते कंट्री उससे क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। तो इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है एनर्जी एंड फाइनेंस वेपनाइजेशन, कि आपके पास कितनी ज्यादा फाइनेंस, कितना ज्यादा पावरफुल आपके पास पैसा है, मतलब कुल मिलाकर कितनी ज्यादा स्टेबल आपकी करेंसी है, कितनी स्टेबल आपकी, आपके मुद्रा में कितनी स्थिरता है, स्टेबल करेंसी है। और जिसकी स्टेबल करेंसी होगी वो क्या करेगा? वर्ल्ड मार्केट में लीड करेगा, विपनाइज करेगा, अपना फायदा उठाएगा। तीसरा भी यही है कि टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्ट कंट्रोल में कौन सी, जैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल में देखेंगे रशिया आता है, यूएस आता है, ताइवान आता है, सिंगापुर आता है, चाइना बड़ा नाम है इसमें टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट में, सेमीकंडक्टर के नाम पे। तो जो टेक्नोलॉजी पे अपना एक्सपोर्ट कंट्रोल रखा है दबा के, चाइना हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, इन लोग भी काफी पावरफुल आ रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि आपकी जो पॉलिसी एफिशिएंसी और मल्टीलैटरल बेस पे नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूक्लियर पावर, फाइनेंस वेपनाइजेशन और टेक्नोलॉजी पे चल रही है। बिल्कुल ठीक लिखा है, स्केप्टिमिज्म अबाउट फ्री ट्रेड। आप कितने भी देश से फ्री ट्रेड का व्यापार करें, समझौता करें, जैसे अभी इंडिया ने ईयू के साथ एफटीए किया है, बट उसमें क्या स्केप्टिमिज्म है, मतलब उस पर लोगों को संदेह है कि ये आपके इकोनॉमी को सही ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और कंपटीशन फॉर क्रिटिकल मिनरल, ये तो हमेशा होता है कि हर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स लगे हो। मतलब ग्लोबल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन दीज 5 पैरामीटर्स। जो ग्लोबल पॉलिसी है, वैश्विक नीति है, वो इन 5 पैरामीटर्स पे बन सकती है। बहुत अच्छे पॉइंट्स है, कंक्रीट पॉइंट है। इकोनॉमिक सर्वे का जो पीडीएफ है उससे डायरेक्टली निकाला हुआ है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें तभी यहां पे आप देखेंगे रेड मार्क से दिखा रहा है, रेड मार्क से मतलब इट इज नॉट अ गुड साइन। जो ये जो चल रहा है रादर देन एफिशिएंसी, रादर देन मल्टीलेटरल रूल्स, ये जो चल रहा है सिक्योरिटी के बेस पे चल रहा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। इसीलिए यहाँ पे रेड ग्रोथ हो रही है, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी और नॉट बिकॉज ऑफ रैशनल पॉलिसी। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, जो मैंने बताया आप लोगों को इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट है ना, इसमें क्या लिखा है? इकोनॉमिक डेलिबरेट यूज ऑफ, मतलब हम लोग क्या करेंगे? आर्थिक जानबूझकर उपयोग के रूप में परिभाषित किया है, जानबूझकर डेलिबरेट, जिससे हम लोग क्या करेंगे? राइजिंग जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, कंसर्न ओवर टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस किसके ऊपर है, और वल्नरेबिलिटी एक्सपोज्ड इन ट्रेडिशनल ग्लोबल वैल्यू चेन्स। हेलो, 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 जी बोल, जी बोलिए। हाँ मैम, आप आधे घंटे बाद कॉल कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट की बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 5-6 चीजों की बात होगी। पहला होगा सैंक्शन की बात होगी, टैरिफ की बात होगी, इकोनॉमी कंट्रोल की बात होगी, एक्सपोर्ट कंट्रोल की बात होगी, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस की बात होगी, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस की बात होगी, टैरिफ हो गया, इकोनॉमिक कंट्रोल हो गया, एक्सपोर्ट कंट्रोल हो गया, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस हो गया, ठीक है, ये सब की बात होगी इसमें। इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट मतलब अभी आपकी जो पॉलिसीज बन रही हैं वो आपके इन सभी पावर के बीच में बन रही, रादर देन
सिंप्लीफाइंग और रैशनल इकोनॉमी पॉलिसी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत जाहिर सा क्वेश्चन, नया टर्म्स है जो इस बार इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है, इकोनॉमी स्टेट क्राफ्ट। देखा है, बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी प्रभुत्व पर चिंता और पारंपरिक वैश्विक मूल्य श्रृंखला में उजागर कमजोरियों को दर्शाता है, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। कहां पे इसमें हिंदी में वल्नरेबिलिटी, अच्छा ये डोमिनेंस, डोमिनेंस प्रभुत्व, प्रभुत्व डोमिनेंस, टेक्नोलॉजी पे डोमिनेंस किसका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट लिखा, आप लोगों को 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे दिया कि आप लोग पहचानो कि इसका सही मीनिंग क्या है, तो उसमें एक फंस सकता है। ये हाईली चांस है पूछ सकता है इसमें इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट से, क्योंकि ये वर्ड्स अभी नए आए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, कुछ कुछ वर्ड्स नए आए हैं, तो चांस है पूछ सकता है। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर की मैं बता रहा था आपको, मैंने टोटल जीवीए बताया, टोटल जीवीए देखेंगे आप लोग, ये देखेंगे फिस्कल ईयर 25 का, मतलब ये वाला, ये 25 का है, मतलब 2024-25 का है, और ये 25-26 का, ये 25-26 का, ये 24-25 का, और ये जो है ये 16 से 20 का एवरेज, 2016 से 20 का एवरेज है। तो आप देखेंगे 6.4%, और इस साल अपने को देखेंगे 7.3%, मतलब ओवरऑल जीवीए है, जीवीए मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब सप्लाई साइड में हम लोग काफी ग्रोथ देखने को मिला है, सप्लाई साइड में, मैन्युफैक्चरिंग साइड में काफी ग्रोथ देखने को मिला है। इसीलिए आप देखेंगे इंडस्ट्री में 5.9 लास्ट ईयर था, 6.2 दिस ईयर, 6.2 दिस ईयर ग्रोथ है इंडस्ट्री में। लेकिन मैंने एग्रीकल्चर के बताया था आप लोगों को 4.6 से 3.1, ऑलमोस्ट 4.6, ऑलमोस्ट 4.2 था, ये 4.2 था, और ये लगभग लगभग 3.5 आएगा, 4.2 से 3.5 का मतलब गिरावट देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 0.8% की गिरावट देखने को मिली है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। एग्रीकल्चर में 0.8% की गिरावट देखने के लिए, लेकिन ग्रोथ पॉजिटिव है, ग्रोथ पॉजिटिव है, बट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे। ठीक है, इंडस्ट्री देखेंगे, और सबसे जो मेजर सेक्टर बूस्ट किया जाती है सर्विस, सर्विस सेक्टर बूस्ट किया, सर्विस सेक्टर बूस्ट इसलिए किया क्योंकि जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर का सेल्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का सेल्स है वो काफी बूस्ट हुआ है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, उनका सेक्टर काफी बूस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको सर्विसेज में, उनकी सर्विसेज में हमको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और एआई बेस्ड सर्विसेज में काफी इंक्रीमेंट हुआ है, एआई बेस्ड सर्विसेज में काफी इंक्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से हमको सर्विसेज में अच्छा उछाल देखने को मिला है। सर्विसेज का जो ग्रोथ रेट है 9.1%, काफी इफेक्टिव और डायनेमिक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, सर्विसेज का नोट कर लेंगे, इंडस्ट्री का नोट कर लेंगे, एग्रीकल्चर का नोट कर लेंगे, और ओवरऑल लिख लेंगे, ओवरऑल जीबीए 7.3% ग्रोथ रेट 2025-26, 2025-26, और बगल में 24-25 लिखना 6.4%। ठीक है, करूं आगे। ठीक है, देखेंगे इसमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ, देखेंगे सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ देखने को मिला है, सर्विस सेक्टर में ओवरऑल 9.3 देखने को मिला है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, सर्विस में हम लोग पता है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे सर्विस के पार्ट हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, सारे सर्विसेज के पार्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक आप लोग जा रहे हो वो भी क्या एक प्रकार की सर्विस है, डिफेंस, और ये भी अदर सर्विसेज है। तो आप लोग देखेंगे रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज, यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर 9.9% ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि यदि हम लोग ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, 8%, और यहाँ पे 9.9%। ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव है, बट ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में हम लोग लैग किए हैं, डिक्लाइनिंग टॉप डिक्लाइनिंग है, और इसमें पॉजिटिव है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज पे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस सर्विस में, डिफेंस सर्विस में भी काफी उछाल देखने को मिला है। देखा ना, 7 पॉइंट, देखो लीप, देखो लीप कितना है, 7.2% 2025 में, और 2026 में 9.1%, मतलब काफी अच्छा लीप है, लीप काफी अच्छा है। तो आप लोग सर्विसेज सेक्टर का जोड़ सकते हैं, सर्विस सेक्टर में आप लोगों को अगर फर्दर कैटेगराइज करना है तो आप इनसे कैटेगराइज कर सकते हैं, उतना नहीं बनेगा आपको कैटेगराइज करते, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा, करना चाहे तो कर सकते हैं, बट आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। 9.3%,
एक्सीडिंग द 7% इन, अच्छा मतलब फर्स्ट हाफ में ये था 7% एंड द प्री पैंडमिक एवरेज, जो एवरेज पैंडमिक से पहले का एवरेज था 7.9%। मतलब हम लोग पैंडमिक से पहले का जो हम लोग रेशियो में चल रहे थे उसको हम लोग अचीव कर चुके हैं। मतलब पैंडमिक का अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी में, हम लोग उसको अचीव कर चुके हैं। विद इट शेयर, देखिए जीडीपी में इसका शेयर भी राइजिंग हो रहा है, विद इट शेयर इन जीडीपी राइजिंग टू 53.6%। और ये सरपास किसको कर लिया है, ये 2025 को भी सरपास कर लिया, और प्री पैंडेमिक पीरियड मतलब जो आपका जो पैंडेमिक आया था उससे पहले का जो पीरियड था जहां पे ग्रोथ अच्छी थी उसको भी हम लोग सरपास कर लिए, ये बता रहा है। ठीक है, आप लोग अपने अपने टर्म्स अपने अपने शब्द में लिख सकते हैं, है ना। कौन से लाइन को, 1.23 और 1. अच्छा ये दोनों पॉइंट को, अच्छा अच्छा, इसमें आप लोग लिए ना सेवा के क्षेत्र में इस साल 9.1% वृद्धि देखने को मिला। 9 पॉइंट, आप लोग सिंपल लिखना ऐसे, सर्विसेज उसको दो बांट देना, 2024-25, 2025-26। डेटा अगर ऐसे लिखेंगे तो याद रहेगा, 7.3%, 9.1% ऐसे करके 9.1%। और सर्विसेज जब 9.1% रहेगा तो उसमें यहाँ पे आप लोग एरो दे के लिख लेना, यहाँ पे ट्रेड, होटल, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इनका क्या था, ट्रेंडिंग जो था लैग ट्रेंडिंग ऐसे कर रहा है। और जो आपका ये था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, इसका जो है ग्रोथ है, ठीक है ग्रोथ है। और आपका तीसरा क्या था, रियल एस्टेट में काफी ग्रोथ देखने को मिला है, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, यूपीआई हो गया आपका, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ये सभी इसी में आएगा, इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिला है। आप लोग इसका ट्रेंड ऐसा, नंबर एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको ट्रेंड लिख लेना है ऐसे कि इसमें ग्रोथ देखने को मिला, इसमें ग्रोथ देखने को मिला, और इसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। सिंपल, आप लोगों को मोटा मोटी याद रहेगा। देखो तो ग्रोथ तो है, लास्ट ईयर देखो, ये लास्ट ईयर का ग्रोथ है, इसमें ऑलमोस्ट 6.5% है, इस बार 8% है, ग्रोथ तो है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जो पिछले 2016 से 2020 था उसमें 8.5 था, इसमें 8.0 है। लास्ट ईयर कंपैरिजन में ग्रोथ है, लेकिन ओवरऑल एवरेज देखेंगे तो हम लोग ग्रोथ नहीं है। और ओवरऑल एवरेज सिर्फ ट्रेड होटल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ओवरऑल एवरेज आप पूरा सर्विसेज का देखेंगे तो उसमें भी अपने को ग्रोथ देखने को मिली है 9.3%। ठीक है, फिस्कल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग। फिस्कल डेवलपमेंट में देखेंगे भारत का जो रिवेन्यू रिसिप्ट है, भारत का रिवेन्यू रिसिप्ट है वो 8.5% से बढ़कर 9.2% हो गया है। 8.5% से बढ़कर 9.2% हो गया है। और जिसमें ज्यादा जो कलेक्शन आया है वो नॉन कॉरपोरेट टैक्स से आया है। नॉन कॉरपोरेट टैक्स मतलब ये बेसिकली जो आया है जीएसटी से आया है। नॉन कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जीएसटी से आया। और जीएसटी में भी हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया। जीएसटी अभी तक आप लोग पढ़े नहीं है, ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग आगे। जीएसटी में अभी 2 स्लैब है, 18% एंड 5%, सिंप्लीफिकेशन है। और जो सिन टैक्सेस है, टोबैको हो गया, पान तमाकू हो गया, इसमें कितना है 40% है। तो ये रैशनलाइजेशन ऑफ जो जीएसटी है विथ इन 2 स्लैब स्ट्रक्चर, उसकी वजह से हमको प्रॉफिट देखने को मिला। और जो सिन टैक्स है ये 40% है। ठीक है, तो आप इसमें जो हमारा जो रिवेन्यू बढ़ा है सरकार का, रिवेन्यू रिसिप्ट बढ़ा है, उसका मेजर आप लोग शेयर जीएसटी को दे सकते हैं, मेजर शेयर जीएसटी को दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का रिवेन्यू जो रिसिप्ट है सरकार का बढ़ा है, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। और ऑलमोस्ट 2.4% टू 3.3% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स देखेंगे, एनरोलमेंट बढ़ गया है 6.9 करोड़ से 9.2 करोड़ हम लोग का। ये क्या है, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का बेस है, मतलब हमारा टैक्स बायंसी बढ़ गया है। ये भी आप लोग पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे।
जब टैक्स हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। टैक्स बायंसी हमारा बढ़ गया है। टैक्स बायंसी मतलब भले ही पैसा कम दे रहे हैं लेकिन बेस बढ़ गया है। मतलब भले ही पैसा हम लोग को एक आदमी 4 रुपए दे रहा है लेकिन पहले मान लो 6 आदमी देते तो अभी 10 आदमी दे। टैक्स का बेस बढ़ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स बायंसी। टैक्स बायंसी रैशनलाइज हो गया है, टैक्स का रेट कम हो गया है लेकिन टैक्स का बेस बढ़ गया है। जैसे सेम चीज अन अकेडमी वगैरह करते हैं, आप लोगों को यूपीएससी का कोर्स अन अकेडमी वाले 20-25 हजार में दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो मास में खेल रहे हैं। ठीक है, मास मतलब पूरे पैन इंडिया लेवल पे खेल रहे हैं। क्यों? वो जितने ज्यादा बच्चों को इंटीग्रेट करेंगे, भले ही कम पैसा लेंगे, वो अपना रिवेन्यू को पॉजिटिव में लेंगे। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, देखेंगे जीएसटी कलेक्शन जो है बढ़ गया है 17, ऑलमोस्ट अप्रैल दिसंबर का डेटा है 17.4 लाख करोड़, 6.7% का ये डेटा आप लोग कोट कर लेंगे। जीएसटी कलेक्शन में 6.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। हर साल हम लोग को 6.7% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लिखेंगे जीएसटी कलेक्शन 6.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, हर साल हम लोग को 6.7%, ये काफी अच्छा है, काफी अच्छी बात है हमारे लिए। और जीएसटी 2.0 मतलब जो रैशनलाइज किया हम लोगों ने जीएसटी, उसके बाद हम लोगों ने नाम दे दिया जीएसटी 2.0। सिंप्लीफाइज अ 2 रेट स्ट्रक्चर, मैंने बताया 2 रेट स्ट्रक्चर किया है, 18% और 5%। कंप्लायंसेस इंप्रूव किया है कि मतलब कोई भी जीएसटी में एनरोल कर सकता है। बहुत लीथल और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस को हटा के सिंगल विंडो सिस्टम किया है। एनहांस मैन्युफैक्चरिंग, हाँ अगर सिंगल विंडो सिस्टम करेगा, कंप्लायंस इंप्रूव करेगा तो उससे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगा। सिंपल सी बात है, उत्पाद में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि सरकार का कैपिटल नेचर का खर्चा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? सेंट्रल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सेंट्रल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम लोग सेंट्रल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, सेंट्रल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करते हैं, तो सरकार एक तो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती ही है, साथ साथ में सरकार जो स्टेट को पैसा देती है, जो राज्य सरकारों को पैसा देती है, जो उनके एसेट क्रिएशन के लिए रहता है, जो उनके संपत्ति के निर्माण के लिए रहता है, जब हम लोग उसको ऐड करते हैं तो वो होता है सेंट्रल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जो सरकार इफेक्टिव रूप से कैपिटल एसेट को बढ़ाने के लिए देती है। एक तो खुद का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट को उनके एसेट क्रिएशन के लिए पैसा मिलता है, उसको हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? सेंट्रल इफेक्टिव। अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का एसेट क्रिएशन को हम लोग हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर इसमें इफेक्टिव आपको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे? एसेट क्रिएशन स्टेट का भी जोड़ेंगे तो वो इफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, दोनों में ये अंतर है, इफेक्टिव और उसमें। ठीक, सब हाँ, सेंट्रल जो फंड देती है स्टेट गवर्नमेंट के एसेट क्रिएशन के लिए, पर्टिकुलरली एसेट क्रिएशन के, उनके ऑपरेशनल वर्किंग के लिए नहीं, उनके एसेट क्रिएशन के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, मतलब जीएसटी में आप जैसे जब रजिस्टर करते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, जब कोई भी अगर दुकानदार उसमें जीएसटी नंबर लेता है तो आपको हर तरफ से, आप जीएसटी फाइलिंग भी करते हैं हर मंथ, तो आपको जो पूरा फ्रेमवर्क मिलेगा वो सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू मिलेगा। बार बार आपको अलग अलग अथॉरिटी पे अलग अलग पेपर फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी। सिंगल विंडो सिस्टम उस हिसाब से बोल रहा है, ईजी कर रहा है, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम कर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आप इसका पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या लिखा है। ऑलमोस्ट हर बार जब आप देखेंगे, राज्य सरकार हर साल रोती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड नहीं आता, फंड नहीं आता, फंड नहीं आता। इस बार देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड बढ़ा दिया है, 2.7% से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4% फंड बढ़ा दिया है। 4% फंड बढ़ा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके लिए? राज्य सरकार के लिए। और उन लोग को स्पेशल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। स्पेशल असिस्टेंस कब प्रोवाइड करेगा, कब इंसेंटिवाइज करेगा?
जब उसको लगेगा कि कोई इस पर्टिकुलर स्टेट लाइक केरला हो गया, बिहार हो गया, इन लोग कुछ ऐसी स्कीम्स पे काम कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है और उनमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेट सपोज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की बात करते हैं, तो यदि हम लोग को लग रहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का सबसे ज्यादा हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल एनरोल्ड हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, उस स्टेट को हम इंसेंटिवाइज करेंगे, उस स्टेट के जीडीपी में, उस स्टेट के फंडिंग में हम लोग 0.5% से लेके 0.8% का इंक्रीमेंट करेंगे, उनको और इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको और ज्यादा फंड देंगे, उनको और ज्यादा पैसा देंगे टू सस्टेन कैपिटल आउटफ्लो ऑफ 2% ऑफ जीडीपी, रीइंफोर्सिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज अ की डिमांड एंड ग्रोथ ड्राइवर। कुछ कुछ उन लोग पॉइंट फालतू में लिखते हैं तो बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, काफी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, आदर्श की बातें मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। स्केल देखेंगे आप लोग, स्टेट की जो फिस्कल डेफिसिट है 3.2% ऑफ द जीडीपी इन फिस्कल इवन एज इंडिया रिड्यूस्ड। ठीक है, बहुत अच्छी बात की है इसमें। इंडिया जो है लास्ट ईयर जो इनका देखेंगे 7.1% से हम लोगों ने पिछले 5 साल में डेट टू जीडीपी रेशियो कम किया, मतलब जीडीपी का कितना हम लोग जो हम लोग का उधारी रहता है, डेट रहता है, इसको हम लोगों ने लास्ट 5 ईयर में 7.1% रिड्यूस किया हुआ है। तो ये एक पॉइंट आप लोग कोट कर सकते हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो लास्ट 5 ईयर में 7.1% से कम हुआ है। अच्छी बात है, जीडीपी पे जितना उधारी कम होता जाएगा उतनी अच्छी बात है, उतना ज्यादा हम लोग ग्रोथ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दे पाएंगे, स्टेट को इंसेंटिवाइज करने पे ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों की क्लास चलेंगी 4-5 दिन कुछ इकोनॉमिक सर्वे की, आ जाओ लिटिल अर्ली। ओके, अभी सब आपको लगेगा मिरेकल सा लगेगा क्लास में। ठीक है, ठीक है, देखेंगे आप लोग, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट का आप ट्रेंड देखेंगे, मतलब दिस ईयर वी अचीव द लोवेस्ट फिस्कल डेफिसिट, मतलब एक रिमार्केबल, देखेंगे आप लोग रिमार्केबल अचीवमेंट है, 4.4% हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है हमारा इस बार सरकार का 4.4%, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में देखेंगे, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में हमारा फिस्कल डेफिसिट है। लास्ट ईयर 4.8, उससे लास्ट ईयर 5.5, फिर 6.5, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि हम लोग हर साल 0.4% से फिस्कल डेफिसिट को डिक्लाइन करेंगे, वो एकदम बिल्कुल सही पॉलिसी है, एकदम सही नीति में गवर्नमेंट जा रही है कि वी वर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन एवरी ईयर फिस्कल डेफिसिट बाय 0.4% एंड वी आर डूइंग इट। 6.5, 5.5, 4.8, 4.4, और ये किसका है, ये प्राइमरी डेफिसिट का डेटा है, ये प्राइमरी डेफिसिट का डेटा है, मतलब फिस्कल डेफिसिट में से जो हम लोग विदेशों को ब्याज के रूप में पैसा देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं, अगर हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे तो वो क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। फिस्कल डेफिसिट में से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे तो वो क्या बन जाता है, प्राइमरी डेफिसिट बनता है। अभी तक आप लोग पढ़े ही नहीं है, क्योंकि आप लोग फिस्कल पॉलिसी पढ़े ही नहीं है, आप लोग सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े अभी तक क्लास में, तो फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे तो ये सब आप लोग कवर करेंगे, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ये डेटा आप लोग कोट कर लेंगे। फिस्कल डेफिसिट दिस ईयर लिख लेंगे आप लोग, फिस्कल डेफिसिट 2025-26 4.4%, 4.4%, और लास्ट ईयर का भी लिख लेंगे 4.8%, 24-25 4.8%, और एक ट्रेंड सा बना लेंगे आप लोग डिक्लाइन। फिस्कल डेफिसिट एक काम करो आप लोग, लास्ट 4 साल का लिखो, 2023 का 6.5%, 24 का 5.5%, 25 का 4.8%, ये आप लोगों को डेटा जो है मेंस में आप लोगों को शो करने में काम आएगा, आप लोगों को ट्रेंड पता होगा, फिस्कल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है हर बार। देखेंगे लिखा है ना, कंटिन्यूड डेफिसिट रिडक्शन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, हर साल हम लोग को डेफिसिट में रिडक्शन देखने को मिला है। ठीक है, यहां पे ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि हमारा फिस्कल ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लेयर का नाम ले दिया, S&P ग्लोबल रेटिंग, R&I,
मॉर्निंग स्टार, डीबीआरएस, जो कि ग्लोबली लेवल पे फिस्कल रेटिंग काउंट करते हैं, ग्लोबल लेवल पे फिस्कल रेटिंग हर कंट्री का काउंट करते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है इंप्रूव फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज हम लोगों ने ग्लोबल प्लेयर से फाइनेंशियल अपना जो मैनेजमेंट है वो करवाया है। ठीक है, कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन कैपेक्स, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो ध्यान देना ही पड़ेगा सरकार को। और यहाँ पे लिखा है इंप्रूव्ड रिवेन्यू बायंसी, मतलब यदि आपका टैक्स बेस बढ़ेगा, यदि आपका टैक्स बेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका रिवेन्यू बढ़ेगा, रिवेन्यू की बायंसी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या लिखा है, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स से कितनी ग्रोथ मिली। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, प्री पैंडेमिक हम लोग को इनकम टैक्स से सिर्फ 52% आ रहा था कुल डायरेक्ट टैक्सेस का, अभी कितना आ रहा है 59%। तो ग्रोथ देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिला है। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, कुल जो सरकार का कर राजस्व है, कुल कर राजस्व है उसमें हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है एज कंपेयर टू महामारी से पहले। प्री पैंडेमिक एवरेज ऑलमोस्ट 52% था, इस साल 59% है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी हमको, नहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हुआ है, देखेंगे 48% से इनडायरेक्ट टैक्सेस 41% हुआ, कम हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस देखेंगे हम लोग 48% था प्री पैंडेमिक और ये क्या हुआ 41%। अगर हम लोग टोटल टैक्स की बात करेंगे तो 59% हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है और 41 इनडायरेक्ट से। ठीक है, तो आप लोगों को एक रफली एक आ गया समझ में कि टैक्सेस में मेजर पार्ट कहां से आ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस से, इनकम टैक्स से आ रहा है, कितना अराउंड 59% और 41% अराउंड फ्रॉम जीएसटी। इनडायरेक्ट मतलब नॉर्मली जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स का पार्ट क्या क्या होगा आपका, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, पढ़े नहीं हो अभी टैक्स, आप लोग पढ़ोगे आगे। ठीक, देखेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट सरकार का 8.5% से 9.1% बढ़ गया है, ये डेटा आप लोग लिख लो। रिवेन्यू रिसिप्ट जो सरकार का राजस्व का जो आपका आय है, राजस्व की जो प्राप्ति है, जो सरकार की राजस्व की प्राप्ति है वो 8.5% से बढ़कर 9.1 हो गई। 8.5% मतलब जीडीपी का 8.5% था जो कि बढ़कर जीडीपी का 9.1% हो गया है। अब जीडीपी का किससे, ये जो 8.5% है 2016 से 20 का एवरेज है और 9.1% 2025-26 अभी का है, इस साल का है पोस्ट पैंडेमिक। ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू बढ़ गया 10.8% से लेके 11.5% है। अब भाई सरकार जो दिखा रही है अपने को लिखना पड़ेगा, सब चीज तो इन लोग अच्छा ही दिखाते हैं। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, इस पे ध्यान नहीं देंगे, मेनली ग्रॉस टैक्स कलेक्शन। ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू में आपका दोनों आ जाएगा, ग्रॉस टैक्स की बात करें मतलब डायरेक्ट टैक्स भी आ जाएगा और इनडायरेक्ट टैक्स भी आएगा। तो दोनों को मिला के हम लोग को, अगर हम दोनों को मर्ज भी करेंगे तो 10.8% से 11.5% हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिली। और ये एक बड़ा फैक्टर है, इसको भी आप लोग लिखेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के जो नंबर है बढ़ गए। इनकम टैक्स जो आपके जो आय का जो कर है, जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, रिटर्न्स फाइल करने वाले जो कंज्यूमर बेस है वो बढ़ गया है, 6.9 करोड़ से 9.2 करोड़ हो गया, मतलब काफी अच्छा लीप देखने को मिला है पिछले 3-4 सालों में। जितने ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उतना ज्यादा इकोनॉमी फॉर्मलाइज्ड होगा, फॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, उतना ज्यादा इकोनॉमी फॉर्मलाइज्ड होगा और हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नॉन फॉर्मल सेक्टर से थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस करके उसमें फॉर्मल सेक्टर में हम लोग बढ़ते जाएंगे, दैट इज अ गुड साइन। किसका मतलब ज्यादा लोग इनकम टैक्स से जुड़ रहे हैं, कुल मिला के ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, टैक्स को समझ रहे हैं, टैक्स से जुड़ रहे हैं ज्यादा लोग, है ना। हम लोग टैक्स स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले इकोनॉमिक सर्वे करेंगे 3-4 दिन, फिर हम लोग वो करेंगे बजट करेंगे, तब हम लोग देखेंगे। वो हलवा सेरेमनी स्टार्ट हुई थी, मतलब बजट और इकोनॉमिक सर्वे देने से पहले आपको हलवा सेरेमनी, हलवा बनाते हैं फिर वित्त मंत्रालय खिलाते हैं, सब फालतू है, मतलब डजेंट मैटर, वो अपने को लिखना नहीं है, बट दैट इज अ सेरेमोनियल पार्ट जो हम लोग प्री बजट प्रिपरेशन या प्री इकोनॉमिक सर्वे प्रिपरेशन से पहले करते हैं, इसको हलवा सेरेमनी।
पहले करते थे, अभी वैसा नहीं है। स्टार्टिंग में जब ये चालू हुआ है सेरेमनी तब हम लोग करते थे, अभी ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन कर लिए जो जो पॉइंट मैंने बोला। इस बार पहली बार जो कर्तव्य पथ है, क्या कौन सा समझ में नहीं आया? ये वाला कौन सा वाला? फॉर्मलाइज्ड 0.4 0.4% मतलब ये जो 4.8% जो लास्ट ईयर फिस्कल डेफिसिट था, ये 4.4% मतलब 0.4% हमको, ये मतलब हमारा गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम लोग प्रोजेक्शन है कि हर साल हम लोग 0.4% का रिडक्शन करेंगे फिस्कल डेफिसिट में, तो उस प्रोजेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, हो गया, टाइम भी हो गया क्या? अरे हाँ, टाइम भी हो गया। ठीक है, बाकी जो बच्चे हम लोग कल कवर करेंगे, 3-4 दिन में हम लोग पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लेंगे। और जो बची हुई पाथ है, मतलब बची हुई चीजें जो टेंशन का विषय है, जो चिंता का विषय है इकोनॉमिक सर्वे का, वो भी हम लोग लास्ट क्लास में देखेंगे कि कौन कौन सी कंसर्न्स की चीजें हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।